घर पे भी पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ दिन हॉस्पिटल भी रहना पड़ा। ये सारे उसके जर्नी का पार्ट है। तो मार्क्स का उन्होंने बोला कि सर इसके शायद 76% मार्क्स आए हैं 10th बोर्ड में। ठीक है, आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। छोटी स्टोरी क्या है, ऑफलाइन में एक स्टूडेंट था, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था। ठीक है, आया ना, थोड़ी पुरानी बात है। उस स्टूडेंट का नाम था प्रांजल। मैं पढ़ा रहा था, जिसका नाम प्रांजल है वो रिलेट कर सकते हैं, बट आपको इस स्टोरी से समझना है कि सर आप क्या समझाना चाह रहे हो। एकदम रियल स्टोरी है। तो कक्षा 11वीं में उसने एडमिशन लिया। इनफैक्ट जब वो एडमिशन लेने आया तो ऐसा होता है ना, काउंसलिंग के वक्त जो काउंसलर मैडम होती है वो फीस वगैरह सारा समझा देती है, बट साथ साथ में वो टीचर्स से भी मिलवाती है। तो उनके पेरेंट्स दोनों सामने बैठे थे, मम्मी पापा, और साथ में प्रांजल बैठा था। मुझे बुलाया गया, मैं क्लास लेकर आया था। तो बोला कि सर ये बच्चा है, ये एडमिशन लेना चाह रहा है और इसने जेई ऑप्ट किया है। तो मैंने पूछ लिया ऐसी मजे मजे में, क्लास आया था। मैं कहा यार जेई क्यों, नीट क्यों नहीं। तो उस बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, होता ना कई बार टीचर रैंडमली सवाल पूछ लेता है तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। तो वो नीचे देख, मतलब सामने बैठे थे तीनों, माताजी, पिताजी और साथ में वो बच्चा, वो नीचे देखने लगा। तो मैं समझ गया, मैं ये घबरा गया सवाल से। तो मैंने वो सवाल उससे पूछना बंद कर दिया, फिर मैंने उनके पिताजी से पूछना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा ये पढ़ने में कैसा है, कितने मार्क्स आए हैं। तो मार्क्स का उन्होंने बोला कि सर इसके शायद 76% मार्क्स आए हैं 10th बोर्ड में। ठीक है, मतलब आप इसको ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार बोल सकते हैं, एवरेज में काउंट होता है 76%। तो उनके पिताजी का भी यही सवाल था कि सर क्या ये जेई क्वालिफाई कर लेगा। बिकॉज आप जो मुझे सुन रहे हैं उस तरफ, आप में से मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट होगा कि क्या सर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो 90% वाले होंगे मैं देख पा रहा हूं वो थोड़े रिलैक्स्ड है, सर हम तो कर ही लेंगे क्वालिफाई। हमारा तो सर वैसे ही इंटेलिजेंसी वाला ठप्पा लग गया है। जो बेचारे 70 और 80 के बीच में है वो थोड़े डाउट में है। जो 70% से नीचे हैं वो तो अपने आप को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करे बैठे हैं, बोले भाई अपने बस की नहीं है, ये तो फिजिक्स वाला का बैच थोड़ा सस्ता होता तो खरीद लिया, अब देखते क्या पता बात बन जाए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपकी आज से पहले क्या इंटेलिजेंसी लेवल था। अच्छा था, बहुत अच्छी बात है, आपको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, कुछ चीजें आपने पहले से देखी होंगी। बट अगर आप आज से पहले बिलो एवरेज स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे, आपके 70 से 80% के बीच में मार्क्स आए हैं 10th में या आने वाले हैं, या 70 से भी कम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उंगलियों पर नहीं गिनवा सकता, इससे ज्यादा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दिए हैं, सिर्फ मैंने, और भी पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे जो कि क्लास 10th में एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, बट क्लास 11th में आए, टीचर्स की बात फॉलो की, जेई की उन पे धुन सवार हो गई और तुरंत पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब 12th के साथ ही IITian बन के निकल गए। प्रांजल की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, डरा हुआ सहमा हुआ लड़का। ठीक है ना। स्कूल में ये इसकी परसेंट थी। ठीक है, और मैंने कहा ठीक है सर आपने सोच ही लिया है। उसने वो जवाब दिया भी नहीं कि उसने जेई और नीट में से जेई क्यों चूज किया, मतलब मैथ्स या बायो में से मैथ्स क्यों लिया। फिर थोड़ी दिन बाद में क्लास 11 स्टार्ट हुई, पहली ऑफलाइन की क्लास थी। प्रांजल भैया ना आगे बैठे ना पीछे बैठे। ठीक है, हाँ, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं टीचर से इंटरेक्ट करूंगा, मैं टीचर्स के सवालों का जवाब दूंगा, आंखों से आंखें मिला के रखूंगा, हाँ समझता रहूंगा। पीछे वाले सर वो पहले ही अपने आप को, बैक बेंचर्स जो होते हैं वो थोड़े से मस्ती जोन में रहते हैं कि यार थोड़े दूर बैठते हैं, टीचर से कौन बात करे, कुछ पूछ लेगा, कुछ देख लेगा। तो प्रांजल भैया बैठे बीच में। तो मैं कुछ पढ़ा रहा था, यही बेसिक मैथमेटिक्स सारी चीजें बता रहा था। तो मैं उस तक गया। मैं उसी के पास क्यों गया, बिकॉज वो मेरे से एडमिशन से पहले मिला था थोड़े दिन पहले। तो मैं जानना चाह रहा था इसका क्लास में बिहेवियर क्या है। तो भाई साहब नोटबुक पता है पहली वाली अब नए नए बच्चे होते हैं तो उनको आदत थी कि क्लास 10th में हमने ऐसे किया सर, टीचर जब सवाल लिखवाता था हम सवाल लिख लेते थे, फिर टीचर सॉल्व करके पूरा दिखा देता था, फिर साइड में हट जाता था, फिर हम वो सॉल्यूशन साफ सुथरा नोट कर लेते थे, है ना। समझ गए कि नहीं समझे। तो उसने वैसे ही किया, क्वेश्चन मेरे लिखवाने पे लिख लिया, बट जब मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि अब खुद सॉल्व करो, टाइम दो, अब और तो कोई कॉपी लेके नहीं आया, वहीं सॉल्व कर रहा है। अब वो उसका सॉल्यूशन गलत था, सॉल्यूशन काट रखा है, फिर साफ सा सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं उसके पास गया, उसकी बेंच के पास गया, तो वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि सर मेरे से ये जो काटा पीटी हुई है ये आप देख मत लेना, कहीं आप डांट दो, बोले कितने गंदे नोट्स हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि डरा सहमा एकदम, भाई साहब हालत खराब हो रखी है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल करवाया, दूसरे सवाल का भी सेम हालत थी। ठीक है, एक दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे चौथे दिन प्रांजल भैया खुद मेरे पास ही आ गए, है ना। जब डाउट रूम होता है, फैकल्टी रूम में बच्चे बैठे, टीचर्स बैठे होते हैं, तो क्लास से 5 मिनट पहले आया, मेरे से बोला कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर सकता हूं। मैंने कहा क्यों भाई,
ऐसा क्या हुआ, बाकी सब छोड़, पहले तो ये बता तुझे कैसा लगता है कि वो वाले जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं और तू नहीं कर सकता। बोले सर जितने सवाल आप क्लास में करवाते हो बच्चे तो आंसर दे देते हैं, उनकी नोटबुक भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, वो सॉल्व भी कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता सर। मैंने कहा घबरा मत। मैंने कहा अभी हुए कितने दिन है? बोले सर 4 दिन हुए हैं, आज 5वां दिन है। तो मैंने कहा अभी जर्नी बहुत लंबी है भाई, मैं बस तेरे को एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि तेरे सवाल गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर सवाल के बगल में अपने गलत होने का कारण जरूर लिखता रहना, बादल बनाकर। ये बादल वाली चीज आपको भी अपने नोट्स में इनकलकेट करनी है कि कोई भी सवाल गलत हो, बिल्कुल आपको मैंने एक क्लास में 10 सवाल करवाए, आपके 10 के 10 गलत है, मैं आपकी टीम में हूं, आपके ही तरफ हूं, 10 के 10 गलत हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन 10 के 10 के गलत होने का कारण आपको पता होना चाहिए कि मैंने फॉर्मूला गलत लगाया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मैं इसमें कुछ और सोच रहा था जबकि फॉर्मूला कुछ और लगना था। इस प्रकार की जितनी भी बातें होंगी वो आप हर सवाल के बगल में लिखोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? हर सवाल के बगल में आप लिखोगे। वो क्या होगा, वो आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रोवाइज करता जाएगा, आपके दिमाग में वो सारी गलतियां जो है वो प्रिंट हो जाएंगी, ताकि अगला कोई सवाल आएगा तो आप उनमें वो गलतियां नहीं करोगे। इसी को ही बोलते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, इसी को ही बोलते हैं सीखने वाली प्रोसेस, है ना? इस कहानी को ज्यादा लंबी नहीं करता हूं। धीरे 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 कंसिस्टेंट रहा, हार्ड वर्किंग था, जो मैंने उसको बोला वो फॉलो करने के लिए तैयार था, इधर उधर के ज्ञान में कहीं पर इन्वॉल्व हो नहीं रहा था, डीमोटिवेट होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहा था। और फाइनली जब क्लास 12th, अप्स डाउन आए, बहुत अप्स डाउन आए, पहले उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, फिर कम भी हुए, क्लास 12th में जाते ही बहुत अच्छा स्कोर करने लगा, जैसे जेई के पेपर के नजदीक पहुंचा तो स्कोर डाउन हो गया, डीमोटिवेट हो गया, घर पे भी पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ दिन हॉस्पिटल भी रहना पड़ा, ये सारे उसके जर्नी का पार्ट है। बट फाइनली सेलेक्ट हुआ ट्रिपल डिजिट रैंक के साथ, आज आईआईटी रुड़की में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, बढ़िया है। और थोड़ी ही दिन पहले फोन पे हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी, बोला सर एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, कुछ आइडिया आया होगा, आईआईटीएंस को तो आइडिया आता रहता है। बोले सर कुछ पैसे लगाओगे क्या, मतलब मेरे पास फंड्स की कमी है कि आप मेरे आइडिया में पैसे लगाओगे क्या? अब उसकी हार्ड वर्किंग नेचर को देख के, मुझे नहीं पता उसके कॉलेज में क्या स्कोर चल रहा है, वो अच्छे कॉलेज में ऑब्वियसली आईआईटी में है, मुझे नहीं पता वो कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके कितने स्कोर आ रहे हैं, क्या उसकी सीजीपीए, मुझे कुछ नहीं पता। बट सिंस मैंने उसका हार्ड वर्किंग नेचर देखा है, मैंने कहा देख भाई मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत मैं तेरी मदद कर सकता हूं तेरे आइडिया में, है ना? आइडिया भी कुछ है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते भाई, उसका आइडिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो शुरुआत चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी बेकार हो, उसके बेसिस पे आप एंड रिजल्ट को कभी जस्टिफाई या जज मत कीजिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं तो डिमोटिवेटेड हूं, कुछ नहीं। फॉलो द प्रोसेस, स्टिक टू योर टीचर्स, मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो